तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ मौत का अंडा। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया अपनी 3 सुंदर लड़कियों जया, विजया व प्रिया और इकलौता पुत्र वीर कुमार के साथ एक झोपड़ी में रहा करती थी। उसकी तीनों लड़कियों की उम्र 15 से 18 वर्ष के बीच की थी, जबकि वीर कुमार अभी केवल 6 वर्ष का ही था। बुढ़िया के पति का देहांत 5 वर्ष पहले हो चुका था, अतः वह जंगल से लकड़ियां लाकर और उन्हें बेचकर किसी प्रकार अपने परिवार का गुजर बसर कर रही थी। एक दिन जब सबसे बड़ी लड़की जया किसी काम से बाजार को जा रही थी, तो मार्ग में पड़ने वाले एक सुंदर फूलों के बाग को देखकर आत्मविभोर हो उठी। आहा, कितनी सुंदर फुलवारी है, लेकिन पहले तो मैंने इस फुलवारी को इस मार्ग पर नहीं देखा। उस फुलवारी में एक पौधे पर बहुत ही सुंदर फूल लगा था। जया का मन उस फूल को तोड़ने के लिए मचल उठा। इस फूल को मैं अपने बालों में लगाऊंगी, इसे लगाकर मैं और सुंदर लगने लगूंगी। लेकिन जया ने जैसे ही उस फूल को तोड़ा, उसमें से एक विशालकाय पक्षी निकला। आई बचाओ! और उसे पंजों में दबोच कर एक अनजानी दिशा में उड़ गया। उस पक्षी के विलीन होते ही वह फुलवारी वहां से अदृश्य हो गई। जब काफ़ी देर बाद भी जया घर वापस नहीं लौटी, तो बुढ़िया को चिंता हुई। बेटी विजया, तेरी दीदी को मैंने बाजार से चावल लाने भेजा था, लेकिन वह अभी तक नहीं लौटी। न जाने क्यों मेरा दिल किसी बुरे विचार से घबरा रहा है। तुम चिंता न करो माँ, मैं अभी जाकर उसे देखती हूँ। विजया भी घर से निकलकर जब बाजार की ओर जा रही थी, तो उसे भी मार्ग में वही सुंदर फुलवारी दिखाई दी जो एकाएक ही मार्ग में प्रकट हुई थी। अरे, यह बाग अचानक मार्ग में कहाँ से आ गया? पहले तो यह मुझे कभी दिखाई नहीं दिया था। कहीं मैं मार्ग तो नहीं भूल गई? यह सोचकर कि वह मार्ग भटक गई है, विजया वापस लौटने ही वाली थी कि उसकी दृष्टि फुलवारी के बीचों बीच लगे एक ऐसे पौधे पर पड़ी जिस पर लाल रंग का एक बहुत ही सुंदर फूल खिला हुआ था। विजया का मन भी उसे तोड़ने के लिए मचल उठा, लेकिन उस फूल के तोड़ते ही चारों तरफ से सफ़ेद रंग का धुआं उठने लगा। आहा, कितना सुंदर फूल है, मेरे बालों में खूब खिलेगा। उफ, यह धुआं कैसा! और वह उस धुएं में खोकर वहां से अदृश्य हो गई। जब विजया भी काफ़ी देर तक घर वापस नहीं लौटी, तो बुढ़िया ने अपनी छोटी बेटी प्रिया को बुलाकर चिंतित स्वर में कहा, बेटी, तेरी दोनों बहनें अभी तक बाजार से घर नहीं लौटी। मेरा दिल किसी अनजानी आशंका से बुरी तरह कांप रहा है। जरा तू ही जाकर पता लगा कर आना कि दोनों को इतनी देर कहाँ और कैसे हो गई। ठीक है माँ, मैं अभी उन्हें खोज कर लाती हूँ। बेटी, जल्दी लौटना, कहीं अपनी बहनों की तरह तुम भी कहीं बैठ मत जाना। तू चिंता मत कर माँ, मैं अभी गई और अभी आई। प्रिया अपने घर से अभी कुछ ही दूर चली होगी कि उसकी दृष्टि एक आम के पेड़ पर पड़ी, जिस पर बहुत सारे पके हुए आम लगे थे। चूंकि प्रिया को आम बहुत पसंद थे, इसलिए वह अपने मन पर काबू न पा सकी और बिना सोचे समझे उस पेड़ की ओर दौड़ पड़ी। पहले पेट भर आम खा लूं, फिर बहनों को खोजूंगी। लेकिन जैसे ही उसने उस पेड़ के नीचे पहुंचकर एक डाल से आम तोड़ना चाहा, वह पेड़ एक भयानक राक्षस के रूप में बदल गया और उसने प्रिया का हाथ पकड़ लिया। बचाओ! अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, ए सुंदर लड़की। प्रिया खूब रोई, गिड़गिड़ाई और राक्षस से अपने आप को छोड़ देने की प्रार्थना की, लेकिन राक्षस के कानों पर जूं तक न रेंगी और वह उसे अपने कंधे पर डाल आकाश में दूर उड़ गया। जब प्रिया भी काफ़ी देर गए तक वापस नहीं लौटी, तो परेशान हो बुढ़िया स्वयं उनकी तलाश में गई। उसने बाजार और दूर दूर तक अपनी तीनों लड़कियों की तलाश किया और मार्ग में बहुत से लोगों से पूछा, भाई, क्या तुमने मेरी 3 बेटियों में से किसी को आज बाजार जाते देखा है? नहीं माँ जी, लेकिन बात क्या है? अब क्या बताऊं बेटा, उन्हें एक एक करके घर से गए काफ़ी देर हो गई, पर अभी तक एक भी लड़की वापस नहीं लौटी। मुझे डर लग रहा है कि कहीं उनके साथ कोई अप्रिय घटना न घट गई हो। इतनी परेशान क्यों होती हैं आप? यहीं कहीं खेल कूद रही होगी, आ जाएंगी वापस। जब काफ़ी तलाश करने के बाद भी तीनों लड़कियों का कहीं कोई पता नहीं चला, तो वह घर वापस लौटकर अपनी किस्मत को कोसती हुई फुट फुट कर रोने लगी। हाय मेरी फूटी किस्मत, 3 3 लड़कियां और तीनों ही गायब। हे भगवान, यह दिन देखने से पहले तू मुझे उठा ही लेता तो अच्छा होता। पता नहीं उन अभागियों पर क्या बीत रही होगी। माँ माँ, तुम रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ माँ, मुझे बताओ ना, तुम्हें क्या कष्ट हुआ है? लेकिन बुढ़िया ने यह सोचकर उसे कुछ नहीं बताया कि सुनकर वह रोने लगेगा, अतः उसने
उसे यह कहकर टाल दिया कि उसकी बहनें कुछ दिनों के लिए एक रिश्तेदार के यहाँ गई है और कुछ दिनों में लौट आएगी और वह उन्हें ही याद कर कर के रो रही है। फिर वह बेचारी बिना कुछ खाए पिए ही सो गई। समय बीतता गया और बुढ़िया का बेटा जवान होने लगा। इस बीते समय में वह अपनी तीनों बहनों को बिल्कुल भूल चुका था, लेकिन बुढ़िया का दुख कम नहीं हुआ। वह अब भी अपनी तीनों बेटियों के वियोग में अक्सर आंसू बहाती रहती थी। आज तक जया, विजया और प्रिया को कोई पता नहीं चला। पता नहीं तीनों कहाँ और किस हाल में होंगी। कुछ सालों बाद वीर कुमार 20 साल का जवान हो गया। उस जैसा सुंदर, तंदुरुस्त व बलवान उस गांव में कोई दूसरा नहीं था और उसके मृदु, नम्र एवं दयालु स्वभाव के कारण पूरे गांववासी उसे प्यार करते थे। राम राम ताऊ जी। राम राम बेटा, जीते रहो। ईश्वर तुम्हें हमेशा सुखी और सकुशल रखे। प्रतिदिन के समान एक दिन जब वीर कुमार जंगल से लकड़ियां काटकर घर वापस लौटा तो रोज की तरह उसने अपनी माँ को घर के बाहर बैठे आंसू बहाते देखा। फिर माँ की आंखों में आंसू। आखिर माँ को भीतर ही भीतर किस बात का गम खाया जा रहा है। ठीक है, आज मैं इस संबंध में पूछ कर ही रहूंगा। फिर लकड़ियों का गट्ठा एक तरफ पलट कर वह अपनी माँ से बोला, माँ, आज तो तुम्हें बताना ही होगा कि आखिर तू रोज किस दुख में आंसू बहाती रहती है। क्या कष्ट है तुझे? देख, आज तू मुझे मत टालना। तुझे मेरी सर की सौगंध। नहीं नहीं बेटा, तू मुझे अपनी सौगंध मत दे। तो फिर सच सच बता कि बात क्या है। सच सच माँ, तेरी आंखों में आंसू देखकर मेरा सीना फटने लगता है। इस बार बुढ़िया लाख कोशिश करने के बाद भी वीर कुमार को किसी भी बहाने से टाल नहीं पाई और रोते रोते उसने सारी बात कह सुनाई। ओह, अपनी उन 3 बहनों को तो मैं भूल ही गया था, क्योंकि उस समय मैं काफ़ी छोटा था। लेकिन तूने मुझे अब तक यह बात याद क्यों नहीं दिलाई? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरी कलाई पर राखी बांधने वाली मेरी 3 बहनें किसी मुसीबत में फंसकर हमसे जुदा हो गई है। इसलिए बेटा कि मैं नहीं चाहती थी कि उनकी खोज में जाकर तू भी मुझसे जुदा हो जाए और मेरे बुढ़ापे का सहारा मुझसे छीन जाए। ऐसा सोचकर तूने बहुत बड़ी भूल की है माँ, वरना आज तुझे इस तरह घुट घुट कर जीना और आंसू बहाना नहीं पड़ता। खैर, मैं आज से उनकी खोज करूँगा। नहीं नहीं बेटा, तू अपनी बहनों को भूल जा। इस बुढ़ापे में मैं तुझे खोना नहीं चाहती। तू चिंता मत कर माँ और मुझे आशीर्वाद देकर इसी समय विदा कर। मेरी बहनें जहाँ कहीं भी होगी, जैसी भी होगी, मैं उन्हें खोज निकालूंगा। इसके लिए चाहे मुझे आकाश पाताल को ही क्यों ना खगोलना पड़ जाए। माँ ने वीर कुमार को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वीर कुमार नहीं माना तो उसने एक पोटली में कुछ रोटियां व एक बोतल पानी देकर उसे विदा किया। वीर कुमार गांव का एक चक्कर लगाने के बाद गांव से बाहर की ओर चल दिया। गांव में तो बहनों के बारे में किसी से कुछ पता नहीं चला। देखता हूँ शायद गांव के बाहर किसी से कुछ पता चल जाए। गांव से बाहर निकलकर जब वीर कुमार एक अनजानी दिशा में बढ़ा जा रहा था तो उसे सामने से एक कसाई आता दिखाई दिया, जिसके पास एक गाय, एक बकरी और पिंजरे में बंद एक मैना थी। ओह, यह कसाई अवश्य गांव के इन बेजुबान पशु पक्षी को काट कर इनका मांस बेचेगा, लेकिन मैं इनका जीवन बचाने की स्थिति में भी तो नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही वह कसाई वीर कुमार के निकट से होकर गुजरा, सहसा बकरी, गाय और मैना छूटने के लिए उछलने कूदने व फड़फड़ाने लगी और वीर कुमार को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे अपनी इन हरकतों से उसे मदद के लिए पुकार रही हो। ओह, न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये मदद के लिए मुझसे गुहार कर रही है। वीर कुमार से रहा नहीं गया और वह उस कसाई से बोला, भैया, तुम इन बेजुबान जीवों को कहाँ खींच कर ले जा रहे हो? क्या करोगे इनका? करूँगा क्या? इनका मांस बेचकर अपना और अपनी बीवी बच्चों का पेट भरूंगा। क्या तुम इन्हें छोड़ नहीं सकते भाई? ये जीव तुम्हें मन से दुआएं देंगे। जो काम मैं करता हूँ उसमें दुआएं नहीं बद्दुआएं ही मिलती है, इसलिए दुआओं की कोई इच्छा नहीं। लेकिन हाँ, यदि तुम्हें इन पर बहुत दया आ रही है तो तुम इनकी कीमत चुकाकर इन्हें छुड़वा सकते हो। मेरे पास तो सिर्फ 1 रुपया, 4 रोटियां और पानी की एक बोतल है भाई। भला इतने कम दाम पर तुम इन्हें कैसे छोड़ोगे? तुम दयावान हो, इसलिए मैं इतने कम मूल्य पर भी इन्हें छोड़ दूंगा। बोलो, क्या तुम 1 रुपया, 4 रोटियां और पानी की बोतल देने को तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। तुम इन्हें छोड़ दो। कहकर वीर कुमार ने तीनों वस्तुएं कसाई को थमा दी। यह लो भाई, 1 रुपया, पानी की बोतल और रोटियां की पोटली।
कसाई ने तीनों चीज़ लेकर बकरी और गाय की रस्सी खोल दी, पिंजरे से आज़ाद कर अपनी राह हो लिया। ए बेजुबान प्राणियों, अब तुम आज़ाद हो और जहाँ चाहे जा सकते हो, मैं भी अपनी राह जाता हूँ। लेकिन तभी जैसे चमत्कार हुआ, गाय, बकरी और मैना तीन सुंदर परियों में परिवर्तित हो गई। आए, कहीं मैं कोई आश्चर्यजनक किंतु सुंदर सपना तो नहीं देख रहा? यह सपना नहीं, हकीकत है ए दयावान युवक, हम देवलोक की परियां हैं। लेकिन आप लोग इस अवस्था में क्यों थे और वह कसाई? यह सब हमारी किस्मत में लिखा था। ए वीर युवक, सुनो, मैं बताती हूँ। हम सहेलियाँ हर पूर्णमासी के दिन अपने लोक से तुम्हारी पृथ्वी पर आती थी और सुबह होने से पहले ही अपने लोक लौट जाती थी। लेकिन आज से 1 माह पहले जब हम पृथ्वी पर आई तो जल क्रीड़ा में इतनी मग्न हो गई कि हमें सही वक्त पर अपने लोक लौटने का ध्यान ही नहीं रहा। और जब होश आया, अरे सूर्य निकल आया, अब तो हमारे लोक के दरवाजे बंद हो चुके होंगे। ओह, अब क्या होगा? द्वार तो अब अगली ही पूर्णमासी को खुलेगा। अब तो एक ही उपाय है कि हम अगली पूर्णमासी तक कोई और रूप धारण करके पृथ्वी पर ही रहें और पूर्णमासी वाले दिन अपने लोक लौट जाएं। कहती तो तुम ठीक हो, क्योंकि इसके अलावा अब कोई चारा भी नहीं है। लेकिन हम किसी दूसरे रूप में क्यों रहें? अपने असली रूप में ही क्यों ना रहें? तब हम किसी भी मनुष्य की नज़रों में आकर मुसीबत में फंस सकती है। ठीक कहती हो, चलो हम अपना रूप बदल लें। और हम तीनों अपना रूप बदल कर गाय, बकरी और मैना के रूप में उसी स्थान पर रहने लगे। वीर युवक, हमारे बाकी दिन तो आनंद व कुशल पूर्वक गुजर गए, लेकिन आज पूर्णमासी के दिन जब हम अपने लोक लौटने की तैयारी कर रहे थे तो न जाने वह कसाई वहाँ कैसे आ गया। वाह, आज तो तगड़े शिकार हाथ लगेंगे। और उसने घात लगाकर हमें पकड़ लिया। आज बहुत दिनों बाद मुझे और बाल बच्चों को भरपेट भोजन मिलेगा। ए वीर एवं नेक युवक, यदि तुम इस मार्ग में नहीं मिल जाते तो न जाने हमारा क्या होता। हमने तो इस डर से उस पर अपनी असलियत भी प्रकट नहीं की थी कि कहीं हमारी असलियत जानने के बाद उसके दिल में कोई दुष्टता न आ जाए। हाँ, और तुम्हारे सामने हम इसलिए अपने असली रूप में प्रकट हुई कि तुम एक नेक और दयालु इंसान हो। और नेक युवक, चूंकि तुमने हम तीनों की जानें बचाई, इसलिए हम तुम्हें मुंह मांगी 3 वस्तुएं देना चाहती है। बोलो, तुम क्या चाहते हो? देवियों, मैं अपनी 3 बहनों को खोजने घर से निकला हूँ। यदि आप मुझे मेरी बहनों से मिला दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मुझे अपनी खोई हुई बहनों के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। हमें यह तो नहीं मालूम कि तुम्हारी बहनें पृथ्वी अथवा पताल में कहाँ हैं, लेकिन हम जो वस्तुएं तुम्हें देंगी वह वस्तुएं अवश्य तुम्हें तुम्हारी बहनों तक पहुंचने और हर खतरे से निपटने में तुम्हारी मदद करेगी। कहकर परी ने अपनी छड़ी अपने उल्टे हाथ में घुमाई। तुरंत ही उसके हाथ में एक चाबी दिखाई देने लगी। मेरी ओर से यह चाबी रखो। इसमें यह खूबी है कि इससे दुनिया भर के बड़े से बड़े ताले और दरवाजे बात ही बात में खुल जाएंगे। दूसरी परी अपनी जादू की छड़ी के जोर से एक छोटा सा सफ़ेद मोती वीर कुमार को देती हुई बोली, इस मोती में यह विशेषता है कि इसके मुंह में रखने वाला व्यक्ति सबकी नज़रों से अदृश्य हो जाता है। उसे कोई नहीं देख सकेगा, जबकि वह सबको देख सकता है। वीर कुमार ने उस मोती को भी जेब में रख लिया। जब तीसरी परी ने अपनी जादुई छड़ी जमीन की ओर करके घुमाई, तुरंत ही, अरे इतने सुंदर जूतों की जोड़ी! हाँ, यह साधारण जूते नहीं हैं वीर कुमार। इन जूतों में यह खूबी है कि इन्हें पहनकर मनुष्य जहाँ जाने की इच्छा करे वह जूते उसे उसके कहे अनुसार उसी स्थान पर तुरंत पहुँचा सकते हैं। क्या सच? तब तो मैं आसानी से अपनी बहनों तक पहुँच सकता हूँ। उसके बाद तीनों परियां वीर कुमार से विदा लेकर अपने लोक की ओर उड़ चली। कितनी अच्छी हैं ये परी देवियां, इन्हें इनके लोक का द्वार खुला दिखाए। परी की नज़रों से ओझल हो जाने के बाद वीर कुमार ने जूतों को पहना और आज्ञा दी, चलो उड़ने वाले जूतों, जहाँ मेरी सबसे बड़ी बहन है मुझे वहाँ ले चलो। उसके कहने भर की देर थी कि जूते उसे लेकर आकाश में उड़ने लगे। काफ़ी देर तक उड़ते रहने के पश्चात वीर कुमार ने जो नीचे झांका तो उसके नीचे एक काले पहाड़ की चोटी पर एक बहुत बड़ा किला दिखाई दिया। ओह, यह किला कैसा! वीर कुमार आश्चर्य में पड़ा। उस किले के विषय में सोच ही रहा था कि जूते उसे लेकर नीचे उतरने लगे और कुछ ही देर बाद वह ठीक उस किले के सामने खड़ा था, जिसके दरवाजे में बड़ी बड़ी सलाखें और भारी भारी ताले पड़े हुए थे। शायद मेरी बहन इसी किले के भीतर है, लेकिन इसके भीतर प्रवेश कैसे किया जाए? द्वार पर तो मोटे मोटे ताले पड़े हुए हैं, इन्हें खोल पाना संभव नहीं। तभी उसे परी द्वारा दी गई जादुई चाबी का ध्यान आया। अरे, मैं तो उस चाबी को भूल ही गया था।
वीर कुमार ने चाबी जेब से निकालकर जैसे ही द्वार पर लटके ताले से छुआई, सभी ताले अपने आप खुलते चले गए और तालों के खुलने के बाद दरवाजे अपने आप खुल गए। वाह! किले के भीतर एक सुंदर महल बना था। वीर कुमार किले में प्रविष्ट हो उसी महल की ओर बढ़ने लगा। शीघ्र ही वह महल में प्रविष्ट हुआ और एक के बाद एक दूसरे कमरे के ताले खोलता हुआ आखिर में एक ऐसे सुंदर सजे हुए कमरे में पहुंचा जहां एक सुंदर युवती कीमती पोशाक पहने मूल्यवान व सुंदर गहनों से सजी सवरी बैठी थी। और कोई नहीं, उसकी बहरी बहन जया ही थी। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आ गए? जल्दी यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगे। अवश्य यह मेरी दीदी ही होगी। मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ जया दीदी, और तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। कहते हुए वीर कुमार ने उसे सारी कहानी कह सुनाई। यह जानकर कि वीर कुमार उसका भाई है, जया उससे मिलकर बहुत प्रसन्न हुई और उसे प्यार से अपने पास बैठाकर स्वादिष्ट भोजन कराया। दीदी, मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि तुम घर से अचानक गायब होकर यहाँ कैसे पहुँच गई? यह किला किसका है और तुम्हें यहाँ लाने वाला कौन दुष्ट है? उन्हें दुष्ट न कहो भैया, वे अब मेरे पति हैं, वे ही मुझे यहाँ लाए थे। उस दिन जब मैं माँ के कहने पर बाजार जा रही थी तो मुझे मार्ग में एक सुंदर फुलवारी दिखाई दी जिसमें एक पौधे पर एक सुंदर फूल लगा था। लेकिन जैसे ही मैंने उस फूल को तोड़ा, न जाने कहाँ से एक विशालकाय पक्षी आया और मुझे उठाकर यहाँ ले आया। डरो नहीं जया, मैं राजकुमार जयवर्धन हूँ और इस किले में रहता हूँ। लेकिन तुम मुझे उठाकर यहाँ क्यों लाए हो? तुम तो एक भयानक पक्षी हो। मुझे घर जाने दो। मेरी माँ मेरे लिए बहुत चिंतित हो रही होगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन तभी वह भयानक पक्षी एक सुंदर युवक में परिवर्तित हो गया और मुझसे बोला, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ जया, और तुमसे विवाह करने के लिए ही तुम्हें यहाँ उठा कर लाया हूँ। पक्षी रूप मुझे एक राक्षस के भय के कारण बना कर रखना पड़ता है क्योंकि वह मुझे मार सकता है, परंतु तुम घबराओ नहीं, तुम्हें यहाँ किसी किस्म का कोई कष्ट नहीं होगा। किंतु सावधान, मेरी अनुपस्थिति में यहाँ कोई भी अजनबी नहीं आना चाहिए। उसके बाद उसने मुझसे विधिवत विवाह कर लिया और मैं तब से यहाँ सुखपूर्वक रह रही हूँ। लेकिन मुझे बस दो ही दुख है, एक तो यहाँ मैं अकेली रहती हूँ और दूसरे तुम्हारे जीजाजी एक दुष्ट राक्षस के जाल में फंसे हुए हैं। राक्षस ने मंत्र से उन्हें अपने बस में कर रखा है, जिसके कारण उन्हें बाहर पक्षी के रूप में रहना पड़ता है। जब तक वह राक्षस न मरेगा तब तक वे हमेशा हमेशा के लिए मनुष्य के रूप में नहीं रह सकेंगे। तुम चिंता न करो दीदी, मैं अपने जीजाजी को उस दुष्ट राक्षस के चुंगल से जरूर आज़ाद कराऊंगा। तुम यह बताओ कि वह कहाँ रहता है? यह तो न तुम्हारे जीजाजी को मालूम है, न मुझे। उसकी तलाश तुम्हें ही करनी होगी। बस भैया, अब तुम यहाँ से जाओ। तुम्हारे जीजाजी आने ही वाले हैं। वह तुम्हें देखेंगे तो व्यर्थ ही संदेह करेंगे। तुम घबराओ नहीं दीदी, मेरे पास ऐसी वस्तु है जिसके इस्तेमाल करने पर मुझे कोई नहीं देख पाएगा। लेकिन अभी वीर कुमार ने अपनी बात पूरी की ही थी कि तेज हवा चलने की आवाज़ आने लगी, जिसे सुनकर जया बुरी तरह घबरा उठी। लो, तुम्हारे जीजाजी अब आ गए, अब क्या होगा? घबराओ मत, तुम उनका स्वागत करो। मैं इस मोती को मुंह में रखकर अदृश्य हो जाता हूँ। वीर कुमार ने मोती को मुंह में रखा और अदृश्य हो गया। उसी समय खिड़की के रास्ते से एक विशाल पक्षी उड़ता हुआ भीतर प्रविष्ट हुआ और कमरे में पहुंचते ही एक सुंदर राजकुमार के रूप में बदल गया। आप आ गए। मैं व्याकुलता से आपकी ही बाट जो रही थी। मैं तुम्हारे चेहरे पर कुछ घबराहट के भाव देख रहा हूँ जया। सच सच बताओ, क्या बात है? लाख कोशिश करने के बावजूद भी जया अपने पति से झूठ न कह सकी और उसने सब कुछ सच सच बता दिया। यदि वह वास्तव में तुम्हारा भाई है तो इसमें घबराने या डरने की क्या बात है? मुझे अपने साले से मिलकर बहुत प्रसन्नता होगी। कहाँ है वह? जरा बुलाओ तो उसे। अभी तो वह यहीं था। ये कहानी मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। बहुत जल्द इसका अगला भाग लेके आऊँगा। धन्यवाद।